हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण। वर्ण विचार में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर क्या होते हैं और स्वरों के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में जाना था। तो आइए, वर्ण की परिभाषा आपको लिखाई कि वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला जब किसी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। आपको यहाँ पर 52 वर्ण बताए जिसमें आपके स्वर हैं 11, अयोग वाह हैं आपके 2, 33 आपके व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, साथ में अतिरिक्त वर्ण आपके कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 52 वर्ण हैं जिसमें 11 स्वर हो गए, आपके 2 अयोग वाह हो गए, व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए और अतिरिक्त वर्ण हो गए। कुल 52 आपके यहाँ पर वर्ण हैं। वर्णों के भेद आपने किए स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, स्वर क्या होते हैं और स्वर कितने होते हैं, स्वरों के भेद पढ़ लिए। तो देखिए, स्वर क्या होते हैं, जिनको आप स्वतंत्र अवस्था में उच्चारित कर सकते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की आपको आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहा जाता है। इसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 आपके स्वर होते हैं। इस प्रकार से वो कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ ऋ ए आई ओ औ। तो ये आपके 11 स्वर हैं। साथ में स्वरों के भेद आपने पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने के, देखिए ये जो भेद हुए हैं ना, ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय कितना समय लगता है, इस आधार पर यहाँ स्वरों के भेद हुए हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं, 4 होते हैं, अ ए ओ और ई। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये आपकी संख्या में 7 है। और प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करने में एक लंबी ध्वनि निकलती है, लंबा स्वर निकलता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका एक चिन्ह है, ठीक है। और जहां ये चिन्ह होगा ना, तो उसको आप क्या कहते, जैसे ओम को आप खींचेंगे एक लंबा स्वर निकलेगा, तो दीर्घ स्वर से दुगना समय लगेगा या उससे ज्यादा समय लगेगा। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं, ये आपने जाना। और आप जानते हैं जब किसी स्वर और व्यंजन को जोड़ा जाता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं जुड़ता है, बल्कि मात्रा के रूप में उसका यहाँ पर जुड़ाव होता है। ये भी आपको कल की क्लास में बताया था। तो इसके आधार पर यहाँ पर कुछ बातें हमने सीखी कि रॉ का आप किस प्रकार से उपयोग करते, रॉ में किस प्रकार से उ की मात्रा लगती है और उ की मात्रा लगती है। साथ में ये जो हल है ये कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, ये बातें हमने सीखी, ठीक है। री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, रॉ में उ और उ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, और स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं, स्वर सहित व्यंजन क्या होते हैं, ये तमाम बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। साथ में हमने यहाँ पर अयोग वाह, जिसमें आपके अंग और अह 2 वर्ण होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। अब ये जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में। तो व्याकरण की दृष्टि से आप अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को आप विसर्ग कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो लिखिए, यहाँ जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार इसमें आ जाता है। देखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल आपके नाक से बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। तब उसे उसके ऊपर इसको जो है सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी आप लगाते हैं तो वहां पर वो आपका अनुस्वार होगा। जैसे पंख हो गया, रंग हो गया, रंक हो गया, है ना। तो ये सभी आपके क्या हैं, अनुस्वार हैं। और इसमें आपका दूसरा आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, जब किसी वर्ण का आप क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, वायु आपकी मुख से और नाक से दोनों से बाहर निकलती है, तो उस वर्ण के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगाया जाता है, सिरोरेखा के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगाया जाता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि चंद्र बिंदु कहाँ नहीं लगाया जाता है, जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तब आप चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, उस समय आप अनुस्वार लगाएंगे, एक बिंदी आप लगाएंगे, तो उस समय आपका यहाँ पर अनुस्वार लगेगा,
ठीक है। इसमें आपने विसर्ग और आगत ध्वनि के बारे में सीखा। तो विसर्ग आप जानते हैं, इसका उच्चारण आधा ह की तरह किया जाता है, और जैसे यहाँ पर अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः, सनेह, इस प्रकार से। और आगत ध्वनि जैसे अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनको जब आप लिखते हैं तो ऊपर से अर्धचंद्र जो है लगाया जाता है। तो ये आपका जैसे डॉक्टर हो गया, कापी हो गया, और टाफी हो गया, बाल हो गया, इसमें आगत ध्वनि लगाई जाती है। अनुस्वार और अनुनासिक में आपने यहाँ पर अंतर आप जानते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु सिर्फ नाक से निकलती है, और अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। तो ये आपका अनुनासिक है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजन। आपने कल की क्लास में स्वर पढ़ा। देखिए, हमने वर्ण के दो भेद पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब यहाँ पर आज आप पढ़ेंगे व्यंजन। तो सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? तो जैसा कि आप इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं व्यंजन, मैंने आपको इस वर्ण विचार में भी बताया। जिन वर्णों के उच्चारण में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी स्वर की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में वायु थोड़ा रुक कर मुख से जो है बाहर निकलती है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, जो कि क से लेके ह तक है, और संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम 33 व्यंजनों की बात करेंगे। साथ में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन के बारे में, कि ये क्या है और कैसे इनका निर्माण होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो व्यंजनों के आप यहाँ व्यंजन की परिभाषा लिखिएगा, साथ में व्यंजन के भेद। ठीक है, तो व्यंजनों की परिभाषा क्या लिखी? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, इतना सा समझेंगे। यानी आपके पास व्यंजन जैसे क से शुरू हो गया, ठीक है, तो ये एक व्यंजन है आपका। लेकिन इस व्यंजन की बनाने के लिए हमें एक स्वर की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप में इस प्रकार से लिखे जाते हैं, और जब इनमें अ स्वर जुड़ा होता है तब जाकर के ये क बनता है ना। तो यानी हर व्यंजन में अ की ध्वनि जुड़ी होती है, और स्वतंत्र अवस्था में आपके व्यंजन इस प्रकार से होते हैं: क, ख, ग, घ, अतंग। स्वतंत्र अवस्था में आपके सभी व्यंजन इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और इनको उच्चारित आप नहीं कर सकते हैं, आधा क की तरह इसका उच्चारण होगा। ठीक है, ठीक है। अब इन को आप प्रॉपर कैसे आप इनका उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, इस क में आप कुछ भी जोड़ दीजिए, कोई भी स्वर जोड़िए। तो देखिए, इस क में मैंने अ जोड़ा तो ये आपका क हो गया। इसी क में यदि मैं आ जोड़ूं तो आपका का हो जाएगा, और इसी क में यदि मैं ए जोड़ूं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, इसी क में यदि आप ए जोड़ें, यहाँ पर आपका के। तो इस प्रकार से किसी भी व्यंजन में आप स्वरों को जोड़ेंगे तब जाकर के उसका उच्चारण हो सकता है। तो यहाँ पर क धन अ तब जाकर के क बना। ऐसे ही हर व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और बिना स्वरों के आप उनका उच्चारण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अब है व्यंजनों के भेद। चलिए, तो देखिए, जैसा कि हमने स्वरों के भेद किए थे, लेकिन स्वरों का भेद जब आपने किया
तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया कि किसी भी स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लगता है, उस आधार पर हमने स्वरों के भेद किए। अब हम व्यंजनों के भेद कर रहे हैं, लेकिन इसके दो आधार हैं। सबसे पहला आधार है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श अर्थात आपके मुख में जितने भाग हैं, आपकी जो जीवा है, आपकी जो जीभ है, वो कहाँ कहाँ स्पर्श करती है उस व्यंजन का, उस वर्ण का उच्चारण करने में। और साथ में दूसरा आधार है श्वास मात्रा के आधार पर, यानी कि आप किसी वर्ण का, किसी व्यंजन का आप उच्चारण कर रहे हैं और कितनी श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं, उसके आधार पर इसका यहाँ पर भेद किया गया है। तो आप लिखेंगे कि व्यंजनों के भेद, तो व्यंजनों के जो दो भेद हैं वो दो आधारों पर हुए हैं, और स्पर्श के आधार पर, यानी कि किसी भी व्यंजन को उच्चारित करने में कहाँ आपकी जीभ स्पर्श करती है उस आधार पर, साथ में श्वास मात्रा के आधार पर। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा स्पर्श के आधार पर। ठीक है, टच कहाँ कहाँ आपकी जीभ करती है, ऑन द बेसिस ऑफ टच। ठीक है, और ये टच कौन करता है, या तो आपकी टंग करेगी, ठीक है, और या फिर आप जो है कभी कभी आपका जो है आवाज जो है कहाँ से आएगी, आपके कंठ से आएगी। देखिए, स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित तीन भेद है। इसके आधार पर भी व्यंजनों के तीन भेद हैं। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, सबसे पहले तो स्पर्श के आधार पर भी तीन इसके भेद हुए हैं। सबसे पहले तो स्पर्श के व्यंजन हो जाएगा, फिर होगा अंतःस्थ व्यंजन, और फिर आपका तीसरा आएगा ऊष्म व्यंजन। तो इनको भी लिखेंगे, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब पहला हेडिंग डालिएगा स्पर्श व्यंजन। पहली हेडिंग है स्पर्श व्यंजन। तो देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के विभिन्न भागों, कौन कौन से आपके मुख के अंदर भाग हैं। पहले तो आपका सबसे नीचे कंठ है, जहां से आपकी आवाज आती है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद आपका तालु स्थान है, उसके बाद आपका मूर्धा स्थान है, और फिर आपके दांत हैं, ठीक है, और ओठ हैं। ठीक है, आपके जो ये पांच भाग हैं, यहाँ से जो है आपकी इन व्यंजनों का जो है क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, तो अब देखिए, इन्हें 5 वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है, क्योंकि इन 5 स्थानों पर स्पर्श करने से इनका उच्चारण होता है। तो जैसा कि आपको पहले ही व्यंजन में बताया था कि 5 तो आपके वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो इनको सभी ने लिख लेना है। ये जो 5 वर्ग हैं, ये अपने ही वर्ण के प्रथम वर्णों के आधार पर इनका नाम रखा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, और क्या क्या इनका नाम रखा गया है यहाँ पर, तो देखिए, क वर्ग, और इसके वर्णों के नाम हैं क, ख, ग, घ, अंग। और जब आप इनका उच्चारण करेंगे 5-5 बार, सभी बच्चे इसका उच्चारण करेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, तो आप महसूस करेंगे ये जो क, ख, ग, घ, अंग है, इसका जो ध्वनि है, इसकी जो ध्वनि है वो आपके कंठ से निकल रही है, आपके कंठ से आवाज आ रही है। ठीक है, आगे पढ़िए, फिर एक दो और वर्ग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब तालु स्थान क्या है, आपको नहीं पता तालु आपके मुख में कहाँ है, तो आप च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य, इसका आप 5 से 10 बार उच्चारण कीजिए। जिस स्थान पर आपकी जीभ टच करती है समय, वो आपका तालु स्थान है। तो देखिए, क वर्ग का जो उच्चारण है वो हमारी कंठ से इसकी आवाज आई, इसका जो है
कंठ से इसकी आवाज आई तो इसे क्या कहा गया, कंठ। और च वर्ग का जो उच्चारण है वो तालु से टच होकर के इसका उच्चारण हुआ तो इसे तालव्य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, और आपने लगातार 4 से 5 बार इसको क्या करना है, इसको बोलते रहना है। और अब आपको पता चलेगा जिस भी स्थान पर आपकी जीभ टच करती है वो आपका मूर्धा स्थान है। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ पर आपकी मूर्धा को, आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है उसको टच करती है, अर्थात इन वर्ग को, हम इस वर्ग को कहते हैं मूर्धन्य। और त थ द ध न, आप जानते हैं त थ द ध न आपके दांतों या दांत की जड़ों को स्पर्श कर रही है आपकी जीभ, तो इसे कहा जाता है दंत्य। और जब आप प फ ब भ म और लगातार इसका उच्चारण करते रहें तो आप जान रहे हैं प फ ब भ म, आपकी जीभ इस समय जो है सिर्फ हिल रही है, आपकी जीभ यहाँ पर कहीं टच नहीं कर रही है। प फ ब भ म। तो आप देखिए, आप यहाँ पर ओष्ठ जो यानी कि आपके होंठों से जो है यहाँ पर ये आवाज आ रही है तो इसे कहा जाता है ओष्ठ। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। ये जो ये हैं इनको पंचम वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो नाम है अपने वर्ग के प्रथम स्थान वर्ण के आधार पर रखा गया है, अलग सा कोई नाम नहीं रखा गया है, पहले जो बैठा था उसी के आधार पर नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। चलिए GIC कन्वथाल, GIC कन्वथाल सर सुन पा रहे आप? GIC कन्वथाल सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? GIC कन्वथाल। DGIC पौड़ी खाल मैम, आपको माइक मिला? DGIC पौड़ी खाल मैम, आपको माइक मिला क्या? मैम आप बात कर पाएंगे माइक से? 1 मिनट बात कर पाएंगे आप? चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। कल की क्लास में हमने क्या किया, स्वर पढ़े, स्वर क्या होते हैं, स्वरों के कितने भेद हैं। और आज की क्लास में हमने व्यंजन को शुरू किया है। व्यंजन क्या हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, किस किस आधार पर आप व्यंजनों के भेद कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने व्यंजन क्या कहा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए आपको प्रॉपर किसकी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि व्यंजन को स्वतंत्र अवस्था में आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। आप लिखते कैसे हैं व्यंजन को स्वतंत्र अवस्था में, जैसे क है इसके नीचे से हलंत लगा देते हैं, तो इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं, आधा क की तरह आप इसे कहते हैं ना, तो कैसे उच्चारण करेंगे, इसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी किसी स्वर की। तो इस क में यदि आप अ जोड़े तब जा करके यहाँ पर आपका क मिलता है। तो हर व्यंजन में अ का स्वर जुड़ा है। अब यहाँ पर जो ये क ख ग घ अंग है ना, इन सब में अ जुड़ा है। जितने भी आपको व्यंजन दिख रहे हैं यदि उनके नीचे हलंत नहीं है उसमें स्वर जुड़ा है। ठीक है,
तो इनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और वायु जो है थोड़ा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, क्योंकि आप आधा क का उच्चारण करेंगे और फिर अ का भी आप उच्चारण करेंगे। क अ क, तो यहाँ क का भी हुआ आधा क और अ का भी उच्चारण हुआ। ठीक है, अब यहाँ हमने कहा कि जो व्यंजन है इसके दो आधारों पर इसके भेद हुए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, यानी कि आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, आप व्यंजन का उच्चारण करते समय कहाँ आपकी जीभ स्पर्श हो रही है, कहाँ किस मुख के किस भाग से आप इसकी ध्वनि निकल रही है, तो ये है। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, आगे पढ़ेंगे क्या है ये। अभी हम यहाँ स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं, इसके आधार पर यहाँ पर आपके जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के आधार पर भी यहाँ पर देखिए दो व्यंजनों के जो भेद हैं ये जो है दो आधारों पर किए गए। पहला स्पर्श के आधार पर और दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर, कि कितनी आप किसी व्यंजन को बोलने में कितनी श्वास मात्रा छोड़ रहे हैं। पहला फिर आपका स्पर्श व्यंजन है, इसके तीन भेद है, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। आप यहाँ पहला व्यंजन पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वो जीभ मुख के विभिन्न भागों में आपके कंठ से, तालू से, मूर्धा से, दांत से और ओठ ओठों से आपका जो है स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर जो है इन 5 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। पहला है आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और सभी बच्चे लिखेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए हम जब क ख ग घ अंग इनका आप उच्चारण कीजिए, सभी बच्चे क्लास में इसका उच्चारण कीजिए और आप महसूस कीजिए कि आपकी ये जो ध्वनियां हैं ये कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आपकी ये ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। साथ में जब आप इसका देखिए ये हमारे कंठ से निकलती है, च छ ज झ य ये आपके तालू से निकलती है, ट ठ ड ढ ण ये आपकी मूर्धा से निकलती है, त थ द ध न आपके दांतों से निकलती है, यानी कि आपके दांत से स्पर्श करता है। और प फ ब भ म ये आपके होठों से जो है क्या होती है इसका उच्चारण होता है। तो ये आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से आपका निकलता है, और ये आपका कंठ्य, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है। और इसको आप लिख लीजिएगा, आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।